तो नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ जायसवाल है। मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची झारखंड में कार्यरत हूँ। हमारे डिपार्टमेंट का नाम है व्यवसाय नियोजन एवं विकास इकाई। कि कृषि और से संबंधित जितने भी व्यवसाय हो सकते हैं उसको किस तरह किसानों को या उनके जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको किस तरह से मार्केटिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट है, कैसे कराया जाए। अब मैं शिक्षा से MBA हूँ। गुजरात अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्था है, वहाँ से मैंने MBA किया है, तो कुछ एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन हम लोग का जो मुख्य कार्य जो है वो प्राकृतिक खेती पे है। प्राकृतिक खेती में झारखंड में मैं जो हमारे जो आदिवासी किसान भाई बहन हैं उनके साथ करीब 10 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ। और जिस चीज़ में कार्य कर रहा हूँ, अभी भारत सरकार कुछ वर्षों से नीति आयोग, भारत सरकार प्राकृतिक खेती की बात कर रही है। हम लोग प्राकृतिक खेती का भी जो एडवांस्ड प्रारूप है वो क्या हो सकता है, मतलब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए बराबर होगी। तो इसलिए मैं शुरू में सिर्फ कुछ अंतर मैं बता दूं कि एक तो कन्वेंशनल फार्मिंग जो हम लोग जो सामान्यतः जो खेती करते हैं जिसमें रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, सब तरह के रसायन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो रासायनिक खेती हो गई। एक और तरह की खेती जिसको हम लोग सब जानते हैं जैविक खेती के नाम से, उसमें आप किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, रसायन का उपयोग वर्जित है। उसमें आप जितने भी जैविक खाद है या कीटनाशक है या तो स्वयं उसका निर्माण करेंगे खेत में, या मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं उनको भी खरीद सकते हैं। तो ये हो गई जैविक खेती दूसरे स्तर पे। तीसरे स्तर पे आ गई प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती जिसको आप आजकल सुन रहे हैं, सब जगह भारत सरकार प्रमोट कर रही है, उसमें और जैविक खेती में एक सूक्ष्म अंतर है। दोनों में समानताएं ये है कि दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी रसायन इस्तेमाल करना वर्जित है। लेकिन भिन्नता ये है कि जहां जैविक खेती में आप बड़ी बड़ी कंपनियों के जो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैविक खाद कीटनाशक आप मार्केट से खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती में इसमें भी रोक लगी हुई है। प्राकृतिक खेती में जितने भी जैविक खाद या जैविक कीटनाशक हैं आपको अपने खेत में स्वयं इसका निर्माण करना होगा, तब आप खेती करेंगे तो वो प्राकृतिक खेती कहलाएगी। तो हम लोग झारखंड में आदिवासी किसान भाई बहन हैं, उनके साथ प्राकृतिक खेती पे तो 10 वर्षों से कार्य कर ही रहे हैं। इसमें हम लोग ने कुछ शोध भी किया। शोध में मेरे जो गुरु रहे हैं ये दीपक सचदे, मध्य प्रदेश बजवाड़ा से रहे हैं। वो बहुत बार रांची आए और उन्होंने जो कार्य शुरू किया, उनके जो गुरुजी थे श्रीपद दाभोलकर जी महाराष्ट्र से, उनके कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। मेरे गुरुजी दीपक सचदे, उनके कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कार्य इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब कितना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, एम्स न्यू दिल्ली है, उसके डॉक्टर्स हम लोग के साथ काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। और अभी जस्ट 2 महीने पहले की बात है कि जर्मनी की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की उनकी एजेंसी, उन लोग ने हम लोग को अप्रोच किया कि आप लोग जो काम कर रहे हैं हमें इसकी जानकारी चाहिए, और अगर आप इस पर आप और शोध करना चाह रहे हैं तो उस पर आपको और पैसे देंगे आप लोग को। तो ठीक है, और अनुसंधान करेंगे तो और मतलब अनुसंधान करने के लिए और पैसे भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी को जानकारी नहीं है और विदेशों की गवर्नमेंट आके इस रिसर्च पे, इस अनुसंधान में पैसे लगा रही है कि इसमें उनको फायदा होगा। तो ये अनुसंधान है क्या, मैं संक्षेप में, जैसा गुरुजी का आदेश है, मैं अभी 25 मिनट ही बचा है, मैं उसमें पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट प्लीज। यस, हम लोग बहुत ही एकदम बेसिक स्तर से हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग भोजन करते हैं। भोजन की हमारी आवश्यकता 2 तरह से पूर्ति होती है। एक तो कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है। ये सब हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाते हैं। ये हमारे भोजन का मुख्य कार्य है जिसके लिए हमें चाहिए। नेक्स्ट। अब इतना दूर लाइट में शायद नहीं दिखाई दे, मैं इस टेबल में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब अनुसंधान कर रहे थे तो हम लोग ने पिछले 100 वर्षों का डेटा है निकाला सब अनुसंधान केंद्रों से। तो उससे पता चला कि 100 वर्षों में धीरे धीरे हमारे सारे अनाज में, सब्जियों में, सब में पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। कितने खत्म हो रहे हैं? उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो जैसे पालक है, बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है पालक क्यों खाना है, उसमें लौह तत्व है, उसमें मैग्नीशियम है जो हमारे शरीर में खून बनाने के में काम करता है। लेकिन 1914 यानी 100 साल पहले, उस वक्त का जब अनुसंधान रिसर्च पेपर देखते हैं, उस वक्त 100 ग्राम पालक में 64 मिलीग्राम 64 मिलीग्राम आयरन होता था।
वो धीरे धीरे घटते घटते 1992 तक आते आते 1992 तक आते आते 64 मिलीग्राम से घट के 2.7 मिलीग्राम रह गया है। और ये जानकारी हमारे पास सारे अनाज, सारे सब्जियां, सारे फल फूल सबकी हमारे पास जानकारी है कि 100 सालों में क्वांटिटेटिवली कितना पोषक तत्व सब में खत्म हो गया। ये लास्ट डेटा 1992 का है, उसमें 100 सालों में इतनी गिरावट आ गई, तो आज तो 30 साल और आगे हो गया। आगे का 30 साल का डेटा नेक्स्ट, ये इसके पहले का जो डेटा था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेटा था कि नेशनल लेवल, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च हो रही है उसका। ये भारत का डेटा है पिछले 25 सालों का। 25 सालों का जो डेटा शो कर रहा है, यहाँ हैदराबाद में एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, भारत सरकार की संस्था है, जो सारे अनाज में, सब्जियों में पोषक तत्वों की गुणवत्ता का मापदंड सब तैयार करती है, उसकी सूची तैयार करती है। ये उसका डेटा है पिछले 25 सालों का। इस डेटा में भी यही शो कर रहा है भारत में कि पिछले 25 सालों में जितने भी अनाज है, सब्जियां हैं, सब में पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। अब कितने खत्म हो रहे हैं आप इसमें देखेंगे, कुछ कुछ बढ़ भी रहे हैं। तो हम लोग ने जो हमारे साथ जो दिल्ली में एम्स में डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम लोग ने बात किया, कुछ कुछ दिखा रहा है बढ़ भी रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने उदाहरण के तौर पे समझाया, जैसे संतरा है या मौसमी है, इसमें हमको क्या चाहिए? विटामिन सी चाहिए, और जो शुगर है, शुगर नहीं चाहिए। लेकिन जो विटामिन सी चाहिए वो घट रहा है, और जो शुगर नहीं चाहिए वो बढ़ रहा है, जिसके खाने से हम लोग को डायबिटीज बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या आ रही कि इस जितना हम लोग रासायनिक खाद कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, और जो नहीं चाहिए वो बढ़ रहे हैं। ये कृषि में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम लोग औषधीय पौधों की भी खेती कर रहे हैं और अगर उसमें यूरिया, डीएपी या रसायन का उपयोग किया, तो उसके अंदर भी सारे पोषक तत्व खत्म होने लगेंगे। इसको आप दूसरे तरीके से इस तरह भी समझ सकते हैं कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले अगर 2 रोटी खाते तो जितना हमें ताकत मिल रही थी, आज अगर 10 रोटी भी खाएंगे तो भी उतनी ताकत नहीं मिलेगी, जो कि आप आसपास देख सकते हैं कि आज से 25-30 साल पहले जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो देखते होंगे जितना एक युवक या युवती जितना शारीरिक परिश्रम कर पाते थे आज नहीं कर पा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन हमारे अनाज में जो पोषक तत्व है, हम लोग ने क्वांटिटेटिवली रिसर्च करके दिखाया कि हमारे अनाज में जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये डेटा है, ये डेटा आप देखेंगे, ये हमारी मृदा का है। भारत सरकार भी इसके लिए चिंतित है कि सॉइल हेल्थ, अगर मृदा, अगर वो ताकत उसको नहीं रहेगी तो जो फल फ्रूट, जो सब्जी का उत्पादन कैसे होगा? जैसे अगर माँ है, माँ अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो एक स्वस्थ बच्चे का उत्पादन कैसे होगा? तो 1950 के दशक में अगर आप देखेंगे, उस वक्त मृदा में, ये भारत का डेटा है, भारत सरकार का डेटा है, 1950 के दशक में सिर्फ नाइट्रोजन की कमी हमारे मृदा में पाई जाती थी। 1960 तक होते होते नाइट्रोजन के साथ साथ आयरन भी हो गया। हम लोग का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे मृदा में जो पोषक तत्वों की जो कमी है, पहले सिर्फ नाइट्रोजन था, फिर आयरन बढ़ा, फिर कैल्शियम, मोलिब्डेनम, बोरोन, धीरे धीरे करके अभी सारे पोषक तत्व हमारे मृदा से खत्म होते जा रहे हैं। ये भारत सरकार का ऑथेंटिक डेटा रिसर्च है, उन्हीं के सेंटर का। नेक्स्ट प्लीज। ये अब ये देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम कृषि में है, इसका उपाय क्या है? मतलब हम लोग ने जो इतने साल में जो काम किया, मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आया कि हमारी जो देसी गाय, जिनको हम लोग गाय बोलते हैं, मतलब बाकी तो जर्सी ये सब तो जीव है, लेकिन गाय तो देसी है। देसी गाय के गोबर गौमूत्र से जो भी भोजन उत्पादन करेंगे, उसमें वो सारे के सारे पोषक तत्व जो 100 साल में खत्म हो जा रहे थे, सारे के सारे पोषक तत्व वापस आ रहे हैं। ये हम लोग ने रिसर्च करके निकाल के दिखाया हम लोग ने कि अगर हम अपने खेतों में गोबर तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गौमूत्र अक्सर होता है, गौशालाएं वाले गौमूत्र देसी गाय का इकट्ठा नहीं करते हैं। तो हमारे रांची में जितनी भी गौशालाओं के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, तो उनको मतलब देखिए, गोबर गौमूत्र हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो गव्य सिद्ध भाई, उनको पता है गौमूत्र की ताकत क्या है। लेकिन जो कृषि में जो कार्य कर रहे हैं उनको इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। कृषि में भी अगर गोबर की ताकत 1 गुना है तो उसके 3 गुना ताकत उसके गौमूत्र में है। तो हम लोग तो गौशालाओं में बोलते हैं कि जो आपका जो गौमूत्र जो नाली में बह के जो बाहर जा रहा है, वो आपके गौशाला का सोना है, जो नाली में बह के जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा और आप गरीब होते जा रहे हैं, मानसिक रूप से भी और पौष्टिक रूप से भी। तो ये हम लोग का जो अमृत कृषि, जो मेरे जो गुरुजी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम श्रीपद दाभोलकर जी से सीखा था, उसी को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस पे और अनुसंधान कर रहे हैं एम्स के डॉक्टरों के साथ। हम लोग ने शो किया, जैसे अमृत कृषि है, ये जो डेटा है, 2 रिसर्च पेपर, 2 टेस्ट रिपोर्ट है, लौकी की है। लौकी का मतलब यहाँ पे गुजरात,
झारखंड में आने से पहले हम लोग ने मध्य प्रदेश में कुछ साल काम किया, कुछ हम लोग ने गुजरात में भी है। मैंने चूंकि गुजरात से पढ़ाई की तो वहाँ भी मैंने बहुत सारे कुछ किसानों के साथ कार्य किया। यहाँ पे जो डेटा जो शो कर रहे हैं, 2 टेस्ट रिपोर्ट, वो क्या है, लौकी का है कि जो बाएं साइड आप देखेंगे वो लौकी है जो रासायनिक खेती के द्वारा उत्पादन किया गया है, और दाएं साइड है वो लौकी पूर्णतः अमृत कृषि। अमृत कृषि भी प्राकृतिक कृषि का प्रारूप है, लेकिन एक स्टेप एडवांस्ड है और आगे। क्यों आगे है वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए आप जो, एक मिनट पीछे रही तो देखिए, इसमें दूर से शायद नहीं दिखाई दे रहा, मैं बता रहा हूं, जो लौकी है, जो टेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा है, जो रासायनिक खेती से जो लौकी की गई है उसमें प्रोटीन की मात्रा 1.44 ग्राम है, उसके अंदर कैल्शियम है 11.6 है, और प्रोटीन है बिलो डिटेक्शन लेवल है। जबकि अगर जो प्राकृतिक थी, जो गौ आधारित थी, उसमें काम कर रहे हैं तो जहां रासायनिक में 1.44 1.44 था, उसमें 8.9 आ रहा है, इसमें 11 था कैल्शियम था, इसमें 15 आ रहा है, इसमें विटामिन B12 बिलो डिटेक्शन लेवल नहीं के बराबर में, इसमें 3 मिलीग्राम गौ आधारित कृषि में आ गया। एडिशनली साथ ही साथ आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, जो रासायनिक खेती वाले में है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। तो इससे ये सिर्फ लौकी का डेटा है, लेकिन हम लोग ने बहुत सारी चीजों में अनुसंधान किया। लौकी है, अनानास है, बहुत सारे पौधों पर रिसर्च किया, देखा कि जो मार्केट में रासायनिक खेती से मिल रहा है और जो हम लोग अमृत कृषि से उत्पादन कर रहे हैं, दोनों में पोषक तत्वों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये कंक्लूसिवली प्रूव करता है। इसी चीज को, रिपोर्ट को देखते हुए हम लोग नीति आयोग में हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग ने प्रेजेंटेशन दिया था। तो जो जर्मन वाले उन्होंने वहां देखा, तो वो इतने सारे प्रेजेंटेशन थे, लेकिन उन्होंने हम लोग को अप्रोच किया कि हम लोग इस पर और अनुसंधान करना चाहेंगे। अब एक डेटा और है जिसपे हम लोग सबको बताया जाता है कि अगर हम लोग गौ आधारित कृषि करेंगे, गोबर गौमूत्र की खेती करेंगे, तो इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसको खिलाएंगे क्या। ये अक्सर बोला जाता है कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती वाले हमारे देश का पेट नहीं भर सकते हैं। उसके लिए क्या जानकारी, भारत सरकार की जानकारी जो उन्हीं के पास है, उनको नहीं मालूम है, वो मैं आप लोग बता रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, भारत जब आजाद हुआ था 1947 के बाद, तो भारत सरकार ने कृषि पंडित पुरस्कार देना शुरू किया था। 6 फसलों को चुना, धान, गेहूं, चना, आलू, ज्वार, बाजरा। इसमें भारत भर में जितने भी जो बढ़िया किसान थे, उनका कितना उत्पादन हो रहा था, सारे का सारे इस तरह 6 क्रॉप्स को सिलेक्ट करके उनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अवार्ड है, ये जो प्रेजेंटेशन है यहाँ उपलब्ध है, व्हाट्सएप पे या वेबसाइट पे भी उपलब्ध रहेगा। जो लोग भी चाहेंगे इसको डाउनलोड करके सारा देख सकते हैं। प्रॉपर रेफरेंसिंग के साथ है कि ये डेटा कहाँ से निकाला गया, भारत सरकार की किस वेबसाइट से। ये प्रेस ब्यूरो है, उसके आर्काइव से डेटा निकाला गया है। ये डेटा क्या, मैं आपको बता दूं। इस डेटा से जो समझ में आ रहा है कि 1949, 50, 51, 52 उस वक्त ना कोई यूरिया था, ना DAP था, ना हाइब्रिड बीज था, कुछ नहीं था। उस वक्त धान का प्रोडक्शन, आज जो भारत में जो धान का प्रोडक्शन जो एवरेज है वो है 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जो बढ़िया किसान जो धान की खेती कर रहे हैं वो 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं। यहां पे जो शो कर रहा है 50 क्विंटल प्रति एकड़ धान का प्रोडक्शन 1952 में, 53 में, 54 में, उस वक्त किसानों को, ये भारत सरकार के वेबसाइट में डेटा पड़ा हुआ है कि इन किसानों ने कैसे खेती की, उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या था, फोटोग्राफ के साथ, कि कृषि मंत्री इन किसानों को पुरस्कार दे रहे हैं। अब आप सोचिए, आज के जमाने में लोग नॉर्मली, हमारे यहाँ झारखंड में 15-20 क्विंटल होता है आज के जमाने में, जितनी लेटेस्ट टेक्निक, यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड, हाइब्रिड बीज कुछ भी ले ले। उस वक्त सिर्फ देसी बीज था और गोबर गौमूत्र की खेती होती थी। उस वक्त 50 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हो रहा था। आलू की बात करें, हमारे यहाँ झारखंड में नॉर्मली 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। यानी घूम फिर के आएंगे तो 2-2.5 टन मेट्रिक, 2 से 3 टन मेट्रिक टन आपका प्रति हेक्टेयर हो गया। बुलंदशहर वेस्टर्न यूपी में आज भी 20, 25, 30 मेट्रिक टन लेके आ रहे हैं। उस वक्त का डेटा है 56 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर आलू का उत्पादन, बिना यूरिया, DAP, बिना पेस्टिसाइड के। भारत सरकार के वेबसाइट में पड़ा हुआ है। उस वक्त का टाइपराइटर से टाइप किया हुआ, स्कैन किया डॉक्यूमेंट भारत सरकार की वेबसाइट में पड़ा हुआ है। भारत सरकार को नहीं पता है। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग सिर्फ गौ आधारित कृषि शुरू कर दें तो सारी जो पूरी जनसंख्या को जो भोजन खिलाना है, एक पौष्टिक अनाज उचित मात्रा में पूरा उत्पादन कर सकते हैं अगर हम लोग गौ आधारित कृषि देसी बीज के साथ करेंगे तो। नेक्स्ट प्लीज।
ये एक और है, मतलब ये वैज्ञानिक डेटा है, मैं इसको समराइज करके बता दे रहा हूं कि अब जैसे जैसे अनुसंधान होता है, बोलता है नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, एनपीके, बहुत तरह तरह के पोषक तत्व चाहिए। ये बहुत ही जो मिट्टी की गुणवत्ता का मापदंड है, ये बहुत गलत तरीके से बनाया हुआ है। पुराने जिसने भी बनाया बहुत गलत तरीके से बनाया कि सिर्फ एनपीके, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटाश हो गया। अगर हवा में 78% नाइट्रोजन है तो यूरिया डालने की जरूरत क्या है? क्या ऐसे माइक्रोब जीवाणु हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेके पौधे को दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कहां से आएंगे? तो जितने भी पोषक तत्व हमारे पौधे को चाहिए, वो सारे पोषक तत्व हमारे प्रकृति में मौजूद हैं। कोई भी ऐसा पोषक तत्व नहीं है जो आदमी ने इन्वेंट किया हो, बनाया हो। सारी की सारी इंसान ने खोज की है, यानी पहले से प्रकृति में मौजूद है, लेकिन जिस फॉर्म में है वो पौधा उसको खींच नहीं पा रहा है। तो हवा में नाइट्रोजन तो है लेकिन पौधा खींच नहीं पा रहा है। तो एक सूक्ष्म जीवाणु है, राइजोबियम है, वो हवा के नाइट्रोजन को अनअवेलेबल फॉर्म को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सीधे पेड़ खींच लेता है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं सभी प्रकृति में मौजूद है, लेकिन जिस फॉर्म में मौजूद है पौधा खींच नहीं पा रहा है। और सभी पोषक तत्वों के लिए एक एक जीवाणु है। अब आप किसी कृषि विश्वविद्यालय में जाएंगे तो राइजोबियम है, फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, तरह तरह के सूक्ष्म जीवाणु। बड़ी बड़ी कंपनियां भी पैकेट बना के बेच रही है, डिब्बा बना के जैविक के नाम पे बेच रही हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो वो लोग भी बना के बेच रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूं, जितने भी सूक्ष्म जीवाणु चाहिए आपको आपके खेती के लिए, जितने भी पोषक तत्व को कन्वर्ट करने वाले सूक्ष्म जीवाणु चाहिए, सबसे सस्ता, सबसे सुविधा, सबसे आसान तरीका है वो है देहाती गाय, जो देसी गाय है उसका गोबर और गौमूत्र। जितने जीवाणु चाहिए सारे के सारे जीवाणु उसी में मौजूद हैं। आपको इसके अलावा और कोई एक पोषक तत्व नहीं चाहिए। अगर हम लोग गोबर गौमूत्र की खेती करना शुरू कर दे तो ये सब अलग अलग जो प्रोडक्ट्स को, जैविक प्रोडक्ट्स को कभी खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। लेकिन चूंकि मापदंड बनाया हुआ है एनपीके, माइक्रोब्स को, जीवाणुओं को नहीं बनाया हुआ है, तो अगर मापदंड एनपीके की जगह जीवाणु रहे तो हर एक कोई करने लगे। इस वैज्ञानिकों को पता है, लेकिन जो मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति है, जिस तरीके से चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे एग्रीकल्चर कृषि का साइंस हो, उस पूरी पद्धति पे सेट किया हुआ है। जब तक सिलेबस नहीं चेंज होगा, जब तक उस पर कार्य नहीं शुरू होगा, हम लोग ने नीति आयोग में भी प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन ठीक है अपने अपने स्तर पे काम होता है। धीरे धीरे अब भारत सरकार ने फोकस दिया, जितने भी भारतीय कृषि विश्वविद्यालय हैं सब पे प्राकृतिक खेती पे कार्य, रिसर्च शुरू हो। तो धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग अपने घर में सब्जियों का या अनाज का उत्पादन कर रहे हैं या औषधीय पौधों का भी उत्पादन कर रहे हैं, उसमें अगर गोबर गौमूत्र, जो अमृत कृषि का उपयोग करेंगे तो सारे के सारे पोषक तत्व। अन्यथा आप अगर मार्केट से अगर औषधियों को खरीद रहे हैं और वो कहीं किसी खेत में उत्पादन की गई है, यूरिया डीएपीसी की गई है, तो आप औषधि का द्रव्य तो बना रहे हैं लेकिन उसके अंदर वो ताकत नहीं मिलेगी, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, ताकत नहीं मिलेगी। आपके द्रव्य भी जो घटी है, बटी जो भी है, वो काम करना बहुत कम कर देगी, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत रहेगी नहीं। तो हमारे जितने भी औषधीय पौधे जो हम लोग को अपने द्रव्यों में चाहिए होते हैं, उसके भी अगर कुछ किसान भाइयों के साथ संबंध बना के अगर गौ आधारित कृषि करें, उसका उपयोग करें, तो हमारे जितने भी जो द्रव्य बनेंगे, जितने भी गव के सिद्ध प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसमें ताकत पूरी रहेगी। नेक्स्ट प्लीज। ये ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है। अभी एनपीके, मैक्रो, माइक्रो, बहुत सारी चीज आया। अब पूरे विश्व में एक चीज माना जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन। अगर मृदा में जैविक कार्बन बढ़ेगा तो सारे के सारे पोषक तत्व अपने आप उपलब्ध होने लगेंगे। तो जितने भी तरह के प्राकृतिक खेती होता है, जैसे सुभाष पालेकर जी की है, या अलग अलग अग्निहोत्र कृषि है, ऋषि कृषि है, बायोडायनेमिक फार्मिंग है, ये अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक खेती की विधियां हैं। सब में क्या होता है, हम लोग गोबर गौमूत्र का उपयोग करते हैं, धीरे धीरे ऑर्गेनिक कार्बन पड़ता है। हम लोग जो अमृत कृषि की बात कर रहे हैं, अमृत कृषि एक एडवांस फॉर्म है प्राकृतिक खेती का। क्यों एडवांस फॉर्म है? क्योंकि सबसे पहले हम लोग का फोकस होता है अपनी मृदा का निर्माण कैसे करें, जो अपनी धरती माँ है उसको पोषक तत्वों से भरपूर कैसे करें, एक स्वस्थ मृदा का निर्माण कैसे करें, तभी जो हमारी जो फल सब्जी, जो भी द्रव्य, जो भी हम लोग औषधीय पौधों का उत्पादन करना चाहते हैं, उसमें पौष्टिकता, उसमें ताकत परिपूर्ण रहेगी। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये एक चीज और मैं दिखा दूं कि 2018 में एम्स न्यू दिल्ली में न्यूट्रिशन पे, पोषक तत्वों पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। हम लोग ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, वहां पे भेजा। शुरू में तो मना कर दिया, बोला कि आप तो कृषि विश्वविद्यालय से हैं, ये तो डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस है। हम लोग ने कहा कि आप लोग पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, हम लोग भी पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर लोग करते क्या, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम टैबलेट दे दिया, आयरन कमी है, आयरन टैबलेट दे दिया। लेकिन
डॉक्टरों को भी पता है कि वो केमिकल फॉर्म में जो देते हैं, शरीर में उसका जो बायो एब्जॉर्बिलिटी होता है एकदम मिनिमल होता है। 98% केमिकल के रूप में यूरिन के रास्ते बाहर चला जाएगा। जो थोड़ा बहुत केमिकल होता है काम करता है, उसके अलावा साइड इफेक्ट्स बहुत देता है। लेकिन अगर हमारे अनाज में, सब्जियों में जो पोषक तत्व, आयरन, प्रोटीन जो घट गए थे, अगर प्राकृतिक रूप से बढ़ गए वापस, तो हमारे शरीर में सारे जो पोषक तत्व की चाहिए होती है वो सारी की सारी पूर्ति हो जाती है। तो हम लोग ने यहाँ पे एम्स में जब ये पेपर पब्लिश किया तो पूरे भारत भर से करीब 450 से ज्यादा पेपर आए। शुरू में मना कर रहे थे, लेकिन हम लोग को फिर बुलाया गया, एम्स में बुलाया गया, वहां भी जाके हम लोग ने प्रेजेंटेशन दिया और जितने भी रिसर्च पेपर आए थे, करीब 477 आए थे, हम लोग को पोस्टर प्रेजेंटेशन में रखा गया था। तो हम लोग को इस पूरी कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दिया गया 1 लाख रुपए के साथ। उन्होंने कहा कि आपको जो प्रथम पुरस्कार इस जो गौ आधारित कृषि पे आप काम कर रहे हैं, 2 कारणों से दिया जा रहा है। पहला कारण तो ये कि आज तक किसी ने क्वांटिटेटिवली, मतलब नंबर्स के रूप में दिखाया नहीं कि कितने पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं और अगर गौ आधारित कृषि करेंगे तो कितने पोषक तत्व बढ़ जाएंगे। ये आज तक किसी ने, जबकि कॉमन सेंस है, कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी ने किया नहीं। दूसरा चीज, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया, वो बताया कि विटामिन B12, जो विटामिन B12 है, अभी सिर्फ जानवरों से, गौ माता के उत्पाद से भी मिलता है और भी जानवरों के उत्पाद से मिलता है, लेकिन पौधों में कहीं नहीं आता है। लेकिन हम लोग जो अमृत कृषि जो कर रहे हैं, उसके अंदर सारे अमृत कृषि के उत्पाद में विटामिन B12 भी आ रहा है। तो डॉक्टर सब आश्चर्यचकित थे कि विटामिन B12 अभी पौधों से कैसे आ रहा है, जबकि कोई हार्मोन का, किसी केमिकल का, किसी हाइब्रिड किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ हमारे पुराने देसी बीज और गौ आधारित गोबर गौमूत्र की खेती, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर इस चीज को करेंगे तो एक बीज में जितनी भी एक शक्ति है, जितने भी पोषक देने की शक्ति है, उसको समाहित करके आपके लिए उत्पादन वो पौधा करेगा। नेक्स्ट, तो वो रिसर्च पेपर था जो हम लोग ने एम्स में पब्लिश किया था, जिसपे अवार्ड मिला था। अब अमृत कृषि के बारे में बात कर रहे हैं। अमृत कृषि है क्या? इसमें 2 भाग होते हैं, एक है अमृत जल, दूसरा है अमृत मिट्टी। अमृत जल बहुत सिंपल, आसान होता है। गोबर गौमूत्र का घोल होता है, 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम गुड़ और 10 लीटर पानी। मतलब हम लोग जो देंगे वेबसाइट में, अभी देंगे वेबसाइट में सारा डिटेल रहेगा, वीडियो भी रहेगा कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम लोग तो कृषि विश्वविद्यालय में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, जो कृषि के छात्र हैं, उन सबको, इनफैक्ट अब आश्चर्य मुझे है कि जैसे एक कक्षा में 70 बच्चे पढ़ते हैं, 70 में से 2/3 महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और पुरुष लड़के सिर्फ 1/3। मतलब लड़कियों में इतना इंटरेस्ट है कृषि को लेके कि 2/3 लड़कियां हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं, गोबर नहीं छुएंगे, गौमूत्र नहीं छुएंगे। तो हमारे यहाँ तो जब अमृत जल बनता है, गोबर गौमूत्र से सबका रोल नंबर वाइज बैठा के सबको 1-1 किलो गोबर दे के अपने हाथ से गोबर को मीस के, गौमूत्र को मीस के सबको अमृत जल बनाना सिखाया जाता है। बनाना बहुत सिंपल है, जैसे जीवामृत है उसी तरह से है, लेकिन इसमें हम लोग दाल का पाउडर नहीं मिक्स करते हैं। जीवामृत और अमृत जल में अंतर है, हम लोग दाल का पाउडर नहीं डालते हैं। वो नहीं डालते, उसका भी कारण ये है कि अमृत कृषि का जो महत्व है, जो सोच है कि न्यूनतम लागत में मैक्सिमम बेनिफिट क्या हो सकता है। तो अगर आप छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सा दाल पाउडर डालेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर किसान लार्ज एरिया में, बड़े क्षेत्र में अगर बार बार अगर बनाना पड़ेगा अमृत जल या जीवामृत, तो उसके अंदर दाल पाउडर भी ज्यादा मात्रा में लगेगा, तो उसका भी एक मूल्य होता है। तो जब बिना दाल के पाउडर के इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, तो दाल पाउडर भेज के हमको लैब में एक्सपेरिमेंट तो कराना नहीं है। 99.99% एफिशिएंसी, हमको 90% एफिशिएंसी भी काम करेगा, मेरा काम करेगा। तो इसलिए हम लोग अमृत जल में सिंपल गोबर, गौमूत्र, गुड़ और 10 लीटर पानी का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं। वेबसाइट में सब दिया हुआ है, किसी को और विशेष जानकारी चाहिए होगी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा भाग है अमृत मिट्टी। ये अमृत मिट्टी के कारण ही अमृत कृषि बहुत फेमस हुआ है, बहुत प्रसिद्ध हुआ है। अमृत मिट्टी में हम लोग करते क्या है, जितने भी कचरे होते हैं, जो जैविक पदार्थ होते हैं, सूखे पत्ते हैं, पुआल है, कोई भी चीज है, जितने भी अवशेष बचते हैं आपके सब्जियों के, जब सूखे होते हैं, सबको इकट्ठा करके उसका ट्रीटमेंट होता है गोबर गौमूत्र से। 4 महीना लगता है मिट्टी को बनने में, मतलब पूरा एक साइकिल टाइम होता है। सिंपल, बहुत आसान है। मैं अभी उतना समय नहीं है कि पूरा डिटेल समझाऊंगा। जिसको भी चाहिए वेबसाइट में, यूट्यूब में बहुत कुछ उपलब्ध है। सीखना चाहें, जानकारी चाहेंगे, मैं अगले 2 दिन भी यहीं पे हूँ, यहाँ भी बातचीत कर सकते हैं। बहुत सिंपल, आसान है। उस मिट्टी को बनाने में 4 महीना लगता है। लेकिन अगर एक बार मिट्टी को बनाने के लिए आपके खेत में जितने भी वेस्ट मटेरियल उपलब्ध हैं, सूखे पत्ते हैं, पुआल है, जितने भी अवशिष्ट है, जितने भी सब सारे को इस्तेमाल करके आप बनाएंगे गोबर गौमूत्र से ट्रीटमेंट करके, और एक बार जब बना लेंगे
उस मिट्टी की ताकत यह है कि सारे पोषक तत्व, मतलब सोचिए जर्मनी की गवर्नमेंट उस मिट्टी की ताकत को देख के आ रही कि ये रिसर्च है क्या कि एक बार मिट्टी का निर्माण कर दें, लेकिन मेहनत तो लगती है 4 महीना। अब मेहनत करेंगे तो इसका फायदा क्या है। नेक्स्ट, ये कुछ बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है, वहां पे हम लोग ने जो हमारे जो कैदी भाई बहन है उनको भी हम लोग ने बहुत जगह अमृत कृषि का ट्रेनिंग दिलवाया, ताकि जब बाहर निकले तो उनको एक स्किल रहे, ताकि वो प्राकृतिक खेती अपने साथ कर सके। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, अब लाभ की मतलब 4 महीना कोई भी सोचेगा आराम से जीवामृत बनाते हैं, काम करते हैं, इसमें हम लोग 4 महीना समय क्यों दें। हालांकि रोज नहीं देना है समय, सप्ताह में 10 मिनट का समय देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, लेकिन क्यों समय दे, 4 महीना तक इंतजार क्यों करें। तो इसके लाभ क्या है। पहला लाभ तो यह कि एक बार अगर आपकी मिट्टी का निर्माण हो गया, एक बार अगर आपने मिट्टी का निर्माण कर लिया, तो मिनिमम कम से कम 15 से 20 साल तक आपको अपने खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी खाद या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैविक खाद, जैविक कीटनाशक भी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। एक बार मिट्टी का निर्माण कर लिए तो 15 से 20 साल। मैंने गुरुजी से अपने पूछा कि 15-20 साल क्यों, 10 साल क्यों नहीं, 30 साल क्यों नहीं। उन्होंने सिंपल कहा कि अगर कोई भी आदमी 15-20 साल तक मेंटेन कर लिया तो आगे हमेशा के लिए मेंटेन कर लेगा, उसको फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका अर्थ होता है कि एक बार मिट्टी का निर्माण कर लिए तो दोबारा खेत में मिट्टी के निर्माण की आवश्यकता पड़ती नहीं है। यह पहला फायदा है अमृत मिट्टी का। दूसरा फायदा है कि आप देखेंगे कि नॉर्मली कोई भी रासायनिक खेती से जैविक खेती में जाता है तो प्रोडक्शन गिर जाता है। अब कॉमन सेंस है कि भैया जब हम लोग अच्छा चीज दे रहे हैं, पौष्टिक तत्व दे रहे हैं, गोबर गौमूत्र दे रहे हैं, तो फिर उत्पादन क्यों गिर रहा है। तो इसमें इसका जो उत्तर है, उत्तर यह है कि जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में हम लोग उसको दे नहीं पा रहे हैं। जितने हम लोग ने इतने सालों में रसायन डाल मतलब 1 क्यूबिक इंच अगर मिट्टी की बात करें तो इसके अंदर करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीवाणु होता है। हम लोग ने रसायन डाल डाल के करोड़ों की संख्या से घटा के हजारों की संख्या पे हम लोग लेके आ गए हैं। इसलिए मृदा इतनी अनफर्टाइल, इतनी बंजर होती जा रही है। तो मिट्टी का गुणवत्ता का मापदंड उसके अंदर कितना सॉइल में माइक्रोबियल डेंसिटी और डाइवर्सिटी, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या और कितनी भिन्नता है। जितनी ज्यादा भिन्नता रहेगी उतने अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व वो सूक्ष्म जीवाणु पौधे को उपलब्ध कराएंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा अमृत मिट्टी का ये भी है कि पहली फसल से अगर एक बार अपनी मिट्टी बन गई तो आपके आजू बाजू में कोई भी किसान हो, कोई भी हाइब्रिड बीज, यूरिया, डीएपी कुछ भी लगाया हो, अगर आप अमृत मिट्टी में खेती कर रहे हैं तो आपका उत्पादन उनसे हमेशा ज्यादा आएगा, कभी भी उनसे कम नहीं आएगा। और जो रासायनिक खेती करते हैं उनका देखिएगा धीरे धीरे उत्पादन गिरता है, यहां उल्टा होता है, धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग की मिट्टी और स्ट्रांग, मृदा स्ट्रांग होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, उत्पादन धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। यहां उल्टी गिनती चलती है इसमें। ठीक है, फसलों में उत्पादकता की बढ़ोतरी। एक चीज और है, बिना जुताई की खेती, जीरो टिलेज फार्मिंग। यहां पे एक बार आपने मिट्टी का निर्माण कर लिया तो कभी भी आपको खेत में जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारे किसान सोचते हैं भाई धान कैसे लगाएंगे और सब्जियां कैसे लगाएंगे। इसकी भी बहुत सिंपल तकनीक है, हम लोग सीड बॉल्स भी यूज करते हैं, बहुत सिंपल तकनीक है। लेकिन इसका फायदा अगर आप सोचिए, अगर एक बार आप कोई भी सब्जी लगा रहे हैं, धान गेहूं कुछ भी लगा रहे हैं, अगर आपको खेत में जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़े, कितना लेबर, कितना पैसा, कितना ईंधन, कितना मेहनत किसानों की बचेगी। और ऐसा चीज जिसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये आपका एक फायदा है। तीसरा फायदा फसलों में पोषक तत्वों की वृद्धि, जिसका मैंने रिपोर्ट भी दिखाया। अंतिम में एक और फायदा है जो इन चारों फायदों से निकल के आता है कि उत्पाद के शेल्फ लाइफ में वृद्धि। शेल्फ लाइफ में वृद्धि क्या हुई कि आपका टमाटर है, मान लो टमाटर आप बाहर से, बाजार से आप खरीद के लेके आए और आपने रासायनिक खेती का आपने अपने शेल्फ में रख दिया, टेबल पे रख दिया, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद धीरे धीरे सिकुड़ना चालू होगा। लेकिन अगर प्राकृतिक खेती का, अगर अमृत कृषि का उत्पाद है, अगर उससे टमाटर का उत्पादन किया है तो वो 3 या 4 दिन में सिकुड़ना नहीं चालू होगा, 5, 6, 7, 8 दिन तक ठीक रहेगा, उसके बाद सिकुड़ना चालू होगा। क्योंकि उसके अंदर ताकत ज्यादा है, वो जल्दी खराब नहीं होगा। और जैसे फ्रेंच बीन्स है, या हमारे बोरा बोलते हैं, आपके यहाँ फ्रेंच बीन या फ्रांस बीन भी बोलते होंगे। बीन्स का जो किसान लोग खेती करते हैं वो लोग अक्सर देखते हैं, उनको भी पता है उनको भी पता है कि अगर यूरिया, डीएपी से अगर हमने बीन्स का उत्पादन किया है और उत्पादन हम लोग ने हार्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो जब सब्जी खराब होना शुरू होगी तो गलने लगेगी। लेकिन अगर गोबर गौमूत्र से उत्पादन किया है तो गलेगी नहीं, सूखने लगेगी।
गलने लगेगी, यानी गल के तो सब्जी खत्म हो गई, उसके अंदर कुछ था ही नहीं, सूख रही है, मतलब पानी तत्व तो खत्म हो रहा है लेकिन पोषक तत्व उसके अंदर है। तो किसान भाई बहनों को मालूम है, लेकिन अभी जो समाज, जो मैकॉले का जो सिस्टम, जो कृषि का सब चीज का इतना बना दिया गया है कि बिना यूरिया डीएपी के, मतलब एक पूरी एक जनरेशन आ गई है किसानों की जिनको पता ही नहीं है कि प्राकृतिक खेती, जो हमारी जो पारंपरिक खेती थी, करनी कैसी होती है। और आज उनको सिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, आज ऐसी विडंबना है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं और आगे काम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ जैविक पोषण वाटिका है, इसको गंगा महामंडल हमारे गुरुजी ने नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि एक गंगा एक आदिवासी महिला का नाम था जिन्होंने इतना एफिशिएंट मॉडल डिजाइन करके दिया था। ये 15 फीट के रेडियस में बनता है ये, और एक पूरे परिवार अर्थात 4 से 5 वयस्क और 2 से 3 बच्चे, यानी 6 से 7 लोगों का साल भर का जो भी सब्जी का रिक्वायरमेंट है, पूरा का पूरा सब्जी का रिक्वायरमेंट ये 15 फीट के रेडियस से आ जाएगा। आपको किसी भी दिन मार्केट से एक भी पैसे का कोई भी सब्जी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो मॉडल है किसी वैज्ञानिक का नहीं मॉडल है, एक आदिवासी महिला थी गंगा, जिनके नाम पे गंगा महामंडल रखा गया। उन्होंने इतना एफिशिएंट, इतना बढ़िया मॉडल डिजाइन करके दिया था, उन्हीं के नाम पे हमारे गुरुजी ने इसको गंगा महामंडल रखा। हम लोग भी इसको गंगा महामंडल बोलते हैं। इसको गंगा महामंडल को हम लोग ने वहाँ झारखंड में बहुत सारे सरकारी स्कूलों में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में हम लोग ने बच्चों को इसको ट्रेनिंग देकर इसको शुरू कराया है और प्राकृतिक खेती में इसमें काम करवाया। नेक्स्ट प्लीज। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रांची जिला में हम लोग ने बहुत सारे बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चियां आ रही हैं, उनको सिखाया है। प्लस लोहरदगा में भी और भी हम लोग को सरकारी फंड्स मिल रहे हैं कि बच्चों में जो कल के जो भविष्य हैं, उनको अगर आज गोबर गौमूत्र हाथ में लेने की आदत पड़ गई तो कभी बड़े होकर उनको लगेगा कि नहीं, इसको छू नहीं सकते हैं। और इसमें इतनी ताकत है, तो बच्चों को खेल खेल में बहुत सारा चीज सिखाया जा सकता है, जो कि हम लोग ने झारखंड में शुरू किया है। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग अलग जिलों में हम लोग जो इसका कार्य करें। नेक्स्ट। ये और भी यूट्यूब में बस इतना ही है। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो इसका जानकारी ये वेबसाइट में सारी डली रहेगी। और इसके 12, क्योंकि विषय तो इतना लंबा है कि मतलब 5-6 घंटे